हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसीवेब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपको जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो किया गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। जो ये नोट्स हैंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बुक परचेज करने के लिए आप मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 5 की वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें रिमूवल ऑफ ऑडिटर से स्टार्ट करना है। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है मैं वो वीडियो के पार्ट नंबर 1 में आप कंप्लीट करवा चुका हूं और वो वीडियो चैनल पर अपलोड हो रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वहाँ मिल जाएगी, और उसके अलावा पिछली सारी यूनिट वहाँ पर अपलोड हो रखी है। तो चलिए आज देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट। The auditor in office shall stand removed from the position by way of removal by company or by auditor resignation। क्या बोला है? कोई भी ऑडिटर दो तरीके से रिमूव हो सकता है, या तो ऑडिटर खुद रिमूव हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे, या फिर कंपनी उसे रिमूव करे। इट कैन बी डन बाय गिविंग अ स्पेशल नोटिस इन द एनुअल जनरल मीटिंग। और कैसे होगा ये? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा इसके लिए। द प्रोविजन गवर्निंग रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड गिविंग स्पेशल नोटिस ऑफ ऑडिटर सेक्शन 140 आर एज फॉलोज। अभी आपको प्रोविजन बताइए जो सेक्शन 140 के अंदर दी गई है, किस चीज से रिलेटेड? ऑडिटर के रिमूवल, रेजिग्नेशन और स्पेशल नोटिस से रिलेटेड। ठीक है, पहला है द ऑडिटर सर्विंग अ कंपनी कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स पोजीशन बिटवीन हिज टेन्योर ऑफ सर्विस बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ओनली। अगर हमें किसी ऑडिटर को उसकी टर्म खत्म होने से पहले रिमूव करना है तो उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन की मदद से हम कर सकते हैं। दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर obtaining approval from the central government in prescribed format and after giving a opportunity to auditor for being heard। और ये भी कब कर सकते हैं हम? जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से हम इसकी परमिशन ले लें और जो ऑडिटर को हम हटा रहे हैं उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड दी जाए, उसके बाद ही हम उसे उसके टर्म से पहले रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द ऑडिटर वांट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन ही शैल सबमिट द इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट अबाउट इट रेजिग्नेशन विद द कंपनी एंड रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। दूसरा केस बोला है कि अगर ऑडिटर खुद रेजिग्नेशन देना चाहता है तो उसे इसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्या कारण हैंगे उसके रेजिग्नेशन के, और उस रेजिग्नेशन को कंपनी के पास और रजिस्ट्रार के पास 30 दिनों के अंदर सबमिट करना पड़ेगा उसका फैक्ट। In case of a government company or a company having direct or indirect government control, the auditor is required to submit his resignation to Comptroller and Auditor General of India। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसका ऑडिटर रेजिग्नेशन देना चाहता है तो उसे ये फैक्ट और रीजन के बारे में किसे? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होता है रिमूवल का? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अन स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर गिविंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन बिफोर कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ 5 और द 10 ईयर एज द केस में बी। क्या बोला है कि अगर हम एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं और उसकी जगह पर जो पुराना वाला ऑडिटर है उसे हम रिमूव करना चाहते हैं उसकी टीनियर खत्म होने से, मतलब जो टाइम पीरियड है उसका वो खत्म होने से पहले, तो उसके लिए एक स्पेशल नोटिस लगेगा रिजोल्यूशन पास करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। अ कॉपी ऑफ सच रिजोल्यूशन शैल बी सेंड टू रिटायरिंग ऑडिटर। जो ये स्पेशल नोटिस बनाया जाएगा इसकी एक कॉपी जो ऑडिटर जिसे हम हटा रहे हैं उसे भी भेजना पड़ेगा। The retiring auditor is then given a chance for representation if the retiring auditor send a written representation and asked to share that with the member of the company, then the company shall disclose to the member that representation has been made
एंड अटैच द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन विद द स्पेशल नोटिस सेंट अर्लियर। क्या बोला है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक चांस दिया जाएगा, और अगर वो ऑडिटर अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है तो कंपनी को वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी के सभी मेंबर्स को बताना होगा कि ऑडिटर, जो रिटायरिंग ऑडिटर है मतलब जिसे हम हटा रहे हैं, उसने ये रिप्रेजेंटेशन दी है। और जो भी नोटिस भेजा जाएगा, जो स्पेशल नोटिस तैयार करा गया है वो रिजोल्यूशन पास करने के लिए, उस नोटिस के साथ में वो जो रिप्रेजेंटेशन भेजी है रिटायरिंग ऑडिटर ने, वो रिप्रेजेंटेशन भी सेंड करी जाएगी सभी मेंबर को। If the copy of representation not sent to member as mentioned above, the same shall be filed with the registrar of company and auditor shall ask to read out the representation in the meeting। अगर मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन की कॉपी नहीं भेजी जाती है तो ऑडिटर को ये कहा जाता है कि वो रिप्रेजेंटेशन को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करे, और जो कंपनी की जनरल मीटिंग हैगी उसके अंदर उस रिप्रेजेंटेशन को रीड करे। फिर है, however, if it is found that the auditor is misusing its right related to representation, then the representation shall not be sent or read in the meeting। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन से ये लगता है कि ऑडिटर है वो अपने रिप्रेजेंटेशन के राइट का मिसयूज कर रहा है, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन ना तो मेंबर को भेजी जाएगी और ना ही जनरल मीटिंग में रीड आउट करी जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रोविजंस होती हैं कि आप एक ऑडिटर को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। So winding up of a company is the process whereby the life is ended and its property administered for the benefit of its creditor and member। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी की लाइफ खत्म हो जाए और जो उसके एसेट और जो भी चीजें बची हैं वो किस लिए यूज करी जाए, जो क्रेडिटर है और मेंबर है उनके बेनिफिट के लिए, मतलब उनका जो भी पेंडिंग चीजें हैं या अगर कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो उन लोगों को दे दिया जाए, वो चीज कहलाती है वाइंडिंग अप। An administrator called liquidator is appointed and he take control of the company, collect its assets, pay its debt and finally distribute any surplus among the member in accordance with their right। ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे लिक्विडेटर बोला जाता है, वो अपॉइंट किया जाता है। वो कंपनी के सारे एसेट का चार्ज ले लेता है, उन्हें सेल करता है, उनसे जो भी अमाउंट मिलती है उस अमाउंट से जो भी लाइबिलिटीज होती है कंपनी की वो पे ऑफ कर देता है, और अगर उसके बाद कोई चीज बचती है, मतलब सरप्लस अगर बच जाता है अमाउंट का, तो फिर उसे मेंबर्स में के शेयर्स के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इन सिंपल वर्ड, वाइंडिंग अप मींस applying the asset of company in discharge of liability and returning any surplus to those entitled to it subject to cost of doing so। क्या बोला है, तो सिंपल वर्ड में अगर वाइंडिंग अप का मतलब कहा जाए तो क्या होता है, कंपनी के एसेट का यूज करना किस लिए, कंपनी की लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर देने के लिए। उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो किसमें, जो भी उस सरप्लस के लिए एंटाइटल है, एंटाइटल कौन होता है कि मेंबर एंटाइटल होते हैं, तो उन वो जो एंटाइटल है उन्हें वो सरप्लस दे देना, लेकिन वो लिक्विडेटर की रिमरेशन के बाद लिक्विडेटर अपनी रिमरेशन ले लेगा, उसमें से फिर जो बचता है वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। द स्टैट्यूटरी प्रोसेस बाय विच दिस इज अचीव्ड इज कॉल्ड लिक्विडेशन। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे लिक्विडेशन का प्रोसेस कहा जाता है। क्या बोला है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी डिफर फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन, की अगर कंपनी वाइंड अप होती है वो अलग है, और अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो चीज अलग होती है। अगर कोई इंडिविजुअल वाइंड अप होता है कंपनी का मेंबर, तो उससे इंसॉल्वेंसी का कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिसाइड इवन अ सॉल्वेंट कंपनी में भी वाउंड अप, क्योंकि जो एक सॉल्वेंट कंपनी होती है हम चाहें तो उस कंपनी को भी वाउंड अप कर सकते हैं इस लिक्विडेशन के प्रोसेस से। ठीक है, अब है मोड ऑफ वाइंडिंग अप। अब जो वाइंडिंग अप किया जाता है वो किस किस तरीके से किया जाता है, मतलब किस किस तरीके से वाइंडिंग अप हो सकता है। तो सबसे पहला आता है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। जब कोर्ट किसी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर देती है तो क्यों देती है, कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द पिटिशन ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप द फॉलोइंग कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन। नंबर 1, हाई कोर्ट हैव जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू प्लेस एट विच registered of the office of the company is situated। The expression registered office means the place which has longest been the registered office of company during the 6 months immediately preceding the presentation of the petition for the winding up। सबसे पहले कहाँ पर पिटिशन फाइल की जा सकती है, जो हाई कोर्ट होता है जुरिडिक्शन में। जुरिडिक्शन में मतलब जिस जगह पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है और उस रजिस्टर्ड ऑफिस को 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो उस जुरिडिक्शन का जो कोर्ट होगा उसके पास राइट होता है कि वो किसी के भी पिटीशन फाइल करने से बाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। फिर a district court subordinate to high court on which jurisdiction has been conferred, however it shall necessarily be a high court in respect of company having a paid up share capital of 1 lakh or more। क्या बोला है, अगर जो शेयर कैपिटल है वो 1 लाख या उससे कम की है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है, लेकिन अगर 1 लाख और उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल है तो हाई कोर्ट का ही ऑर्डर माना जाएगा। ये दो जो कोर्ट होते हैं इनके पास पावर होती है कि ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। फिर है ग्राउंड फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप। अब जब
कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जब कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप होना ही पड़ता है। तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, तो द कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट इट वुड बी वाइंड अप बाय कोर्ट। द रेजोल्यूशन may be passed for any cause whatever. However, the court may not order wind up if it find that it opposed to public interest or the interest of the company as a whole. क्या बोला है, अगर कंपनी खुद ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले और ये डिसाइड कर ले कि कंपनी कोर्ट के द्वारा वाइंड अप होगी, तो फिर वो कंपलसरी वाइंड अप मान लिया जाता है। लेकिन इस केस में कोर्ट के पास ये राइट होता है कि अगर उस वाइंड अप से पब्लिक इंटरेस्ट को कोई अफेक्ट हो रहा है या पब्लिक के पॉलिसी के अगेंस्ट है वो वाइंड अप, तो फिर वो कोर्ट उस वाइंड अप को रोक सकती है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट इन होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो इफ डिफॉल्ट इज मेड इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार और इन होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग द कंपनी में बी ऑर्डर्ड टू बी वाउंड अप। क्या बोला है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है किस चीज में, या तो अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने में, या फिर डिफॉल्ट करती है कंपनी को जो मीटिंग्स हेल्ड करनी होती है वो मीटिंग्स हेल्ड करने में, तो फिर उस केस में जो कंपनी होती है उसे कंपलसरी वाउंड अप किया जाता है। पिटीशन ऑन दिस ग्राउंड कैन बी प्रेजेंटेड आइदर बाय रजिस्ट्रार और बाय कंट्रीब्यूटरी। जो इसकी पिटीशन है वाइंड अप करने की वो कौन फाइल कर सकता है, रजिस्ट्रार फाइल कर सकता है कि हाँ ये कंपनी अपनी ना तो जनरल मीटिंग हेल्ड कर रही है या फिर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है, तो इसे वाइंड अप करवा दिया जाए कोर्ट के पास। वो पिटीशन फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार या फिर जो कंट्रीब्यूटरी होते हैं, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टर लोग। नेक्स्ट है फेलियर टू कमेंस बिजनेस। तो इफ अ कंपनी डज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन और सस्पेंडेड बिजनेस फ्रॉम अ होल ईयर, इट मे बी ऑर्डर टू वाइंड अप। क्या बोला है, अगर एक साल के अंदर, जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है तब से एक साल के अंदर कंपनी कोई बिजनेस नहीं चालू करती है, तो फिर उसको कंपलसरी वाउंड अप बंद होना पड़ता है। फेलियर टू कमेंस और टू कैरी ऑन बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज ग्राउंड फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप अनलेस द कंपनी हैज नो इंटेंशन ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और इट बिकम इम्पॉसिबल टू डू सो। क्या बोला है, जो ये फेलियर बिजनेस चालू ना कर पाना उसे हम वाइंड अप तब मानेंगे जब कंपनी की या तो इंटेंशन ही ना हो, वो चाहती ना हो बिजनेस करना, या फिर अब वहां उस कंपनी के अंदर बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर उसे कंपलसरी वाउंड अप का केस माना जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन मेंबरशिप। तो इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम ऑफ 7 इन पब्लिक कंपनी और 2 इन प्राइवेट कंपनी, द कंपनी में बी ऑर्डर टू वाइंड अप। क्या बोला है, जो मिनिमम नंबर की जरूरत होती है किसी कंपनी को अपने मेंटेन करने के लिए, जो कि 7 है पब्लिक कंपनी के केस में, और प्राइवेट कंपनी के केस में जो 2 मेंबर की जरूरत होती है, अगर उससे कम मेंबर हो जाते हैं तो कंपनी को ऑर्डर दे दिया जाता है कि कंपनी वाउंड अप हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू पे डेट्स। तो द कोर्ट में ऑर्डर अ कंपनी टू बी वाउंड अप इफ इट्स अनेबल टू पे इट्स डेट। अगर कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पाती है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कंपनी को वाउंड अप होने के लिए। नेक्स्ट है जस्ट एंड इक्विटेबल। द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर फॉर वाउंड अप ऑफ द कंपनी इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। अगर कोर्ट को लगता है कि कंपनी का वाउंड अप होना मतलब बंद होना सही है, तो कोर्ट भी उसे ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। In exercising its power on this ground, the court shall give due weight to the interested of the company, its employee, creditor and shareholder and the interest of the general public। लेकिन ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी को, जो कोर्ट है, उसे सभी के इंटरेस्ट के बारे में देखना होगा कि जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो कैसे अफेक्ट होगा इससे, एम्प्लॉय, क्रेडिटर, शेयर होल्डर और जनरल पब्लिक, इन सब के इंटरेस्ट के बारे में देखना होगा। द रिलीफ बेस्ड ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज इन द नेचर ऑफ लास्ट resort when other remedies are not efficacious enough to protect the general interest of the company। ये कब किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जब जो कंपनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनरल इंटरेस्ट है उसे हार्म पहुंचा रही हो, उसे एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रही हो या किसी तरीके से अफेक्ट कर रही हो कंपनी, तो फिर उस कंपनी को बंद होने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है। सेकंड तरीका आता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अभी हमने देखा जब कोर्ट कब कब वाइंडिंग अप करता है कंपनी की, अब है ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मतलब खुद कंपनी कब बंद होती है। तो वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर और मेंबर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब कंपनी के क्रेडिटर या शेयर होल्डर, मतलब जो मेंबर होते हैं, उनकी वजह से वाइंडिंग अप होती है कंपनी, तो उसे कहा जाता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इन वॉलंटरी वाइंडिंग अप द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर आर लेफ्ट टू सेटल देयर अफेयर विदाउट गोइंग टू कोर्ट फॉर डायरेक्शन और ऑर्डर इफ एंड व्हेन नेसेसरी। क्या बोला है, इस केस के अंदर जो होता है वो क्रेडिटर के पास और जो मेंबर होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो अपने आप इसकी लाइबिलिटी को सेटल ऑफ कर ले बिना कोर्ट कहीं जाए। वाइंडिंग अप शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद इंसॉल्वेंसी। और ये वाला जो वाइंडिंग अप होता है ये इंसॉल्वेंसी की वजह से नहीं होता है। अ कंपनी में भी वाउंड वॉलंटरली। अब कब कब कंपनी वॉलंटरली वाउंड हो सकती है, मतलब अपनी मर्जी से कब वाउंड होती है, तो इफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन
for voluntary winding up where the period fixed by article for the duration of the company has expired or event has occurred within which under the article of the company is to be dissolved। क्या बोला गया है, अगर कंपनी चाहे तो अपनी जनरल मीटिंग के अंदर एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके वाउंड अप हो सकती है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में इसके अंदर एक तरीके से प्रोविजन मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इफ द कंपनी रिजोल्व बाय स्पेशल रिजोल्यूशन दैट इट शैल बी वाउंड अप वॉलंटरली, और अगर कंपनी चाहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन डायरेक्टली पास करके वाउंड अप हो सकती है। ये तो आपका वाइंडिंग अप का केस कि कब कब वाइंडिंग अप हो सकती है कंपनी। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप के, अगर कंपनी खुद से स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके वाउंड अप होती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो अब वॉलंटरी वाउंड अप इज डीम्ड टू बी कमेंस एट द टाइम व्हेन द रिजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाउंड अप इज पास्ड। वॉलंटरी वाउंड अप कब मान लिया जाता है, जैसे ही जनरल मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास हो जाता है वाइंडिंग अप से रिलेटेड, तभी से कंपनी का वाइंडिंग अप मान लिया जाता है। दिस विल be so even when after passing a resolution for voluntary winding up a petition in prescribed winding up by the court। क्या बोला है, जो ये हैगा ये एक तरीके का रिजोल्यूशन पास करना जो वाइंडिंग अप का है उसकी पिटीशन कोर्ट के पास भी फाइल करी जाएगी। नेक्स्ट है, अ कंपनी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप मस्ट सीज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्सेप्ट सो फार एज मे रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑल्दो द कॉर्पोरेट स्टेट एंड पावर ऑफ कंपनी कंटिन्यू अंटिल फाइनल रिजोल्यूशन। क्या बोला है, जैसे ही वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन पास होता है वैसे ही कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है। अब आगे कंपनी बिजनेस उसी टाइम से कैरी ऑफ नहीं कर सकती, मतलब बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकती है। सिर्फ वो केस होता है जब जो अगर वो बिजनेस चलाना किस लिए जरूरी है, वाइंड अप करने के लिए बिजनेस चलाना जरूरी है, मतलब जो कुछ भी एक प्रोसेसिंग में चल रहा है उसे पहले खत्म करना पड़ेगा तभी वाइंडिंग अप हो सकता है। तो उस बस उतना ही बिजनेस कंपनी कर सकती है, उसके अलावा कोई भी न्यू बिजनेस वाइंडिंग अप के रिजोल्यूशन के बाद नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनी की जो पावर है और जो कंपनी की स्टेट है वो कब तक रहती है, वैसी जब तक वो फाइनल डिसॉल्व नहीं हो जाती है। नेक्स्ट है, ऑल ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड एलोकेशन इन स्टेटस ऑफ मेंबर मेड आफ्टर द कमेंसमेंट आर वॉइड अनलेस सैंक्शनड बाय लिक्विडेटर। अगर वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन पास हो जाता है उसके बाद कोई भी चाहे शेयर ट्रांसफर हो चाहे कोई अल्टरेशन हो किसी भी चीज में, उससे वो कोई भी लीगल नहीं होती है, वो सारी चीजें वॉइड हो जाती हैं क्योंकि एक तरीके से वाइंडिंग अप हो चुकी है कंपनी की। नेक्स्ट है, ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑल द पावर ऑफ बीओडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर शैल सीज एक्सेप्ट फॉर द purpose of giving notice to registrar about the name of the liquidator appointed in so far the company in general meeting or the liquidator may sanction the continuance of their power। क्या बोला है, जैसे ही एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, मतलब कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए कोई पर्सन अपॉइंट हो जाता है, वैसे ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या मैनेजर होते हैं, उन सभी की पावर खत्म हो जाती है। अब वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, अब जो कुछ भी करेगा वो लिक्विडेटर करेगा। सिर्फ उनके पास क्या पावर रह जाती है कि वो रजिस्ट्रार को ये सबमिट करते हैं कि हाँ कौन लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, इतना सबमिट करके बाकी उनकी सारी पावर इसके बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, ये प्रोविजन थी आपकी वाइंडिंग अप से रिलेटेड कि वाइंडिंग अप अगर होना है कंपनी का तो उसकी क्या क्या प्रोविजंस होती हैं। अब वॉलेंटरी वाइंडिंग अप भी तीन तरीके का होता है। देखिए, जब मेंबर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप करें, जब क्रेडिटर करे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, और तीसरा होता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। वॉलेंटरी वाइंड अप हो रहा है कंपनी का लेकिन कोर्ट की सुपरविजन के अंदर। तो ये तीन तरीकों से आपका वॉलेंटरी वाइंडिंग अप होता है। ठीक है, अब है प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। वाइंडिंग अप से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किसमें दी गई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जो 2016 उसके अंदर दी गई है। तो बैंक्रप्सी कोड 2016 लेड डाउन प्रोविजन फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कंपनी पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज इंडिविजुअल इन अ टाइम बाउंड मैनर। IBC code is applicable to issue relating to insolvency and liquidation of company where the minimum amount of default is 1 lakh। जो IBC कोड है वो किस चीज के साथ डील करता है कि अगर लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का या कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है और जिसमें डिफॉल्ट की अमाउंट कितनी है 1 लाख रुपीज की है, तो ये जो IBC कोड है 2016 है वो फॉर्म में आता है और इसकी प्रोविजन एप्लीकेबल भी होती है कंपनी के ऊपर। तो अंडर IBC कोड 2016 कंपनी में भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय फॉलोइंग बिलो मेंशन्ड प्रोसीजर। तो IBC कोड 2016 के अंदर अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है वॉलंटरी तो उसके लिए ये प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहले कन्वेइंग अ बोर्ड मीटिंग। तो द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग विद द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर वेयर इन। सबसे पहले कंपनी को एक बोर्ड की मीटिंग बनानी पड़ेगी जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर होंगे वहां पर अ रिजोल्यूशन फॉर प्रपोजल ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शैल बी पास्ड। उस मीटिंग के अंदर वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास होगा। As per section 59(3) of IBC code 2016, a declaration from majority of director company verified by an affidavit। और इस चीज के लिए सभी डायरेक्टर हैं उन वो मतलब जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर हैं वो रेडी हैं इस लिक्विडेशन के लिए। इसके लिए उन्हें एक
रिटर्न डिक्लेरेशन देनी होती है जो कि एफिडेविट की मदद से वेरीफाई की जाती है। ठीक है। सेकंड स्टेप होता है कन्वेइंग अ जनरल मीटिंग। तो सेक्शन 59 सबसेक्शन 3C ऑफ आईबीसी कोड 2016 provide that within 4 weeks of a declaration under subclause A, there shall be a special resolution of member of company in general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as liquidator। तो जैसे ही फर्स्ट क्लॉज में क्या है, ये डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ कंपनी लिक्विडेट या वाइंड अप होने वाली है, तो फिर क्या करना होता है, 4 वीक के अंदर अंदर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन्हें एक जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है जिसके अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है किस चीज से रिलेटेड, कि एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करा जा रहा है कंपनी के वाइंड अप के लिए। फिर a resolution of member of company in general meeting requires the company to liquidate voluntarily as a result of expiry of period of its duration, if any fixed by article, on the occurrence of any event of which the article provides, the company shall be dissolved as the case may be and appointing an insolvency professional to act as a liquidator। या तो ये हो गया कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है वॉलेंटरी वाइंड अप के लिए, या फिर क्या हुआ है कंपनी का जो टाइम पीरियड था वो ड्यूरेशन पीरियड पूरा हो गया है इसलिए कंपनी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो रही है, तो उसके लिए भी ये प्रोविजन है कि उसे भी जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल को लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के लिए जो कंपनी के वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर। तो एज पर सेक्शन 59(3)(c ऑफ आईबीसी कोड 2016 also provide that in case of company owes any debt to a person, creditor representing 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of such resolution। क्या बोला है, अगर कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स हैं, मतलब कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स हैं उनमें से 2/3 क्रेडिटर हैं वो एक तरीके से वोट करने चाहिए फेवर में कि हाँ मतलब वो चाहते हैं कि कंपनी का वाउंड अप हो जाए। अगर उन्होंने अगेंस्ट वोट कर दिया तो कंपनी का वाइंड अप फिर नहीं होगा, उनका अप्रूवल जरूरी है 2/3 ऑफ क्रेडिटर्स का। दिस कैन बी डन बाय होल्डिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, प्रेजेंटिंग देम कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन एंड सिक्योरिंग अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द क्रेडिटर। ये अप्रूवल लिया कैसे जाएगा, कंपनी को क्रेडिटर्स की एक मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी, उस मीटिंग के अंदर उन्हें नोटिस देना पड़ेगा उस रिजोल्यूशन का जिसमें ये मेंशन होगा कि हाँ कंपनी वाउंड अप होना चाहती है, और उसके बाद 2/3 का अप्रूवल लेना पड़ेगा। The company shall notify the registrar of company and board about the resolution under subsection 3 to liquidate the company within 7 days from the resolution and subsequent approval by the creditor as the case may be। उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 7 दिनों के अंदर इस चीज के बारे में कि हाँ हमने अप्रूवल ले लिया है क्रेडिटर का, और इस चीज को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 14 ऑफ आईबीवी वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017, द लिक्विडेटर शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन फॉर्म अ शेड्यूल 1 विद इन 5 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, जो पब्लिक मतलब जो लिक्विडेटर अपॉइंट करा है कंपनी को वाउंड अप करने के लिए, वो क्या करेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा फॉर्म ए के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर अपॉइंटमेंट के 5 दिनों के अंदर अंदर। द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल, उसमें क्या होगा, कॉल अपॉन स्टेक होल्डर टू सबमिट देयर क्लेम ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कमेंसमेंट डेट। जितने भी स्टेक होल्डर है अगर उनका कोई क्लेम हैगा तो वो सबमिट करना। प्रोवाइड द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, उसमें बताएगा कि इस डेट तक आपको अपना क्लेम सबमिट करना है, विच शैल बी 30 days फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ कमेंस डेट। जब से लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है तब से 30 दिनों के अंदर अंदर करना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को। फिर द अनाउंसमेंट शैल बी पब्लिश्ड, और जो ये अनाउंसमेंट करेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर वो कहाँ करेगा, इन ऑफिशियल गैजेट in one English and one regional language newspaper with wide circulation at the location of registered office and principal office। If any of the corporate person any other location where the opinion of liquidator the corporate person conduct the material business operation। जो ये अनाउंसमेंट करी जाएगी वो एक तो ऑफिशियल गैजेट में, दूसरी एक इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, तीसरी एक जो लोकल लैंग्वेज मतलब जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस एरिया में जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है उस न्यूज़पेपर के अंदर। उसके अलावा ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी कोई कॉर्पोरेट पर्सन है तो उसकी वेबसाइट पर, ऑन द वेबसाइट इफ एनी डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड ऑफ फॉर दिस पर्पस, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई वेबसाइट क्रिएट कर रखी है तो उनके ऊपर इन सभी जगहों पर इसका एक पब्लिक नोटिस शो होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रोसीडिंग्स बाय लिक्विडेटर। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एज पर रेगुलेशन 91 ऑफ आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017 शैल बी सबमिटेड बाय लिक्विडेटर टू कंपनी विद इन 45 days फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। अब जब लिक्विडेशन शुरू हो जाता है उसके 45 दिनों के अंदर अंदर जो लिक्विडेटर होता है उसे एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कंपनी के पास सबमिट करनी होती है 45 days के अंदर,
जिसके अंदर क्या बताया गया होगा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उस टाइम पर, एस्टिमेट द एसेट्स एंड लायबिलिटी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ कंपनी एज लिक्विडेशन कमेंस डेट, जो एसेट और लायबिलिटी है उनकी बुक वैल्यू क्या है लिक्विडेशन की डेट पर, वेदर एनी फर्दर इंक्वायरी इनटू मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ कंपनी इज इंटेंडेड टू बी मेड, या फिर वो ये भी पूछ से मतलब मेंशन करेगा कि क्या कंपनी कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहती है या मेरे को कुछ चीज बताना चाहती है। उसके अलावा द प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर लिक्विडेशन इंक्लूडिंग टाइमलाइन विद इन विच लिक्विडेशन शैल बी कैरिड आउट एंड एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट। उसके अलावा वो टाइम बताएगा कि कितने टाइम में लिक्विडेशन खत्म हो जाएगा और कितनी उस लिक्विडेशन की कॉस्ट आएगी। ठीक है, फिर आएगा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। तो द रजिस्टर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड बाय लिक्विडेटर एंड शैल प्रिजर्व्ड बाय हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। अब जब कोई लिक्विडेटर लिक्विडेट करता है कंपनी को तो उसे सारे चीजों का एक डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट तैयार करनी होती है, रजिस्टर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर रखने पड़ते हैं, और कितने टाइम के लिए, 8 साल तक के लिए वो डॉक्यूमेंट उसे प्रिजर्व करके रखने होते हैं पर्सन को। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट द लिक्विडेटर शैल हैव बुक्स कंप्लीटेड एंड ब्राउट अप टू डेट। इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होनी चाहिए, जो लिक्विडेटर की बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए। फिर रिसिट ऑफ ऑल पेमेंट मेड एंड द कॉस्ट इनकर्ड बाय लिक्विडेटर द प्रोसेस शैल बी केप्ट बाय हिम। उसे जितनी भी उसकी पेमेंट मिली हो या उसकी जो भी कॉस्ट लगी हो लिक्विडेशन के प्रोसेस में, उसे वो सारी चीजों की रिसिट वगैरह भी संभाल कर रखनी होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। तो एज पर रेगुलेशन 37 ऑफ आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017 द लिक्विडेटर शैल endeavor to wind up the affair of the corporate person within 1 year from the voluntary liquidation commence date। जो लिक्विडेटर होता है उसे उस पर्सन के जो अफेयर्स हैं वो सारी चीजें कितने 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर देनी होती है जब से स्टार्ट होता है वो लिक्विडेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है, इन event of voluntary liquidation continuing for more than 1 year the liquidator shall call a meeting of the contributory of corporate person within 15 days from the end of the year in which he is appointed at the end of each succeeding year। क्या बोला है, अगर कोई लिक्विडेशन का प्रोसेस ऐसा है जो 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए चलता है तो उस केस में 1 साल पूरा होने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर लिक्विडेटर को कंट्रीब्यूटरी की मीटिंग बुलानी होती है हर एक सक्सीडिंग ईयर खत्म होने के बाद। शैल प्रेजेंट अ स्टेटस रिपोर्ट इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन, और जो ये मीटिंग बुलाएगा कंट्रीब्यूटरी की उसके अंदर क्या दिखाएगा कि हमारा कितना लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उसकी पूरी रिपोर्ट उन्हें बताएगा, जिसमें सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर की किन किन का सेटलमेंट हो चुका है ये मेंशन होगा, डिटेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिमेन अनसोल्ड एंड रियलाइज्ड, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी तक नहीं बिकी है या रियलाइज नहीं हुई है उसके बारे में बताएगा रिपोर्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेक होल्डर को कितना कितना दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड प्रॉपर्टी मेड टू स्टेक होल्डर, जो प्रॉपर्टी नहीं बिकी है उसका स्टेक होल्डर को कितना पार्ट दिया है, डेवलपमेंट इन एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन, जो कॉर्पोरेट पर्सन है उसके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन वगैरह हुई है तो वो, फाइलिंग ऑफ एनी डेवलपमेंट इन एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 3 पार्ट 2 ऑफ कोड, या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल करी गई है किस चीज को, कोई ट्रांजैक्शन को अवॉइड करने के लिए, तो वो सारी चीजों की एक रिपोर्ट देगा उसमें मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। तो एज पर रेगुलेशन 38(1) आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017 वेयर द अफेयर ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन आर फुल्ली वाउंड अप द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ। अब जब एक बार लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो भी अफेयर है वो सारे खत्म हो जाते हैं, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसके अंदर क्या चीजें कंसिस्ट होंगी, मतलब उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, एन ऑडिटेड अकाउंट ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, जो वॉलंटरी लिक्विडेशन हुआ है उसके ऑडिटेड अकाउंट्स, शोइंग रिसिट एंड पेमेंट पर्टेनिंग टू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में जो भी पैसा आया गया उसकी सारी रिसिट एंड पेमेंट के बारे में। फिर आई स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट, एक स्टेटमेंट होगी जिसमें क्या कहा गया होगा, द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, जितने भी एसेट थे उन सभी को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है। द डेट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज टू सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रेडिटर, जो डेट था वो क्रेडिटर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज कर दिया गया है। नो लिटिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन, और कंपनी के या कंपनी के वाला जो पर्सन है उसके अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन अब नहीं रह गई है पेंडिंग, ये स्टेटमेंट उसमें मेंशन होगी। उसके बाद आता है सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, जो नेक्स्ट स्टेप है। तो एज पर रेगुलेशन 38 द लिक्विडेटर शैल सेंड द फाइनल रिपोर्ट टू, अब जो ये लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो लिक्विडेटर को जो अपनी फाइनल रिपोर्ट है वो किस किस को देनी होती है, कंट्रीब्यूटरीज ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, जो भी कंट्रीब्यूटरी है मतलब एक तरीके से इन्वेस्टर जो है उन्हें, रजिस्ट्रार को इसके बारे में बताना होता है। उसके अलावा द बोर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स,
When the affair of company have been completely wound up and asset have been completely liquidated, the liquidator shall apply to NCLT in form NCLT 1 for dissolution of company. रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट, कंट्रीब्यूटरीज के पास और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, इन सब के पास ये रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट देनी होती है लिक्विडेटर को। और उसके बाद एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करनी होती है एनसीएलटी 1 फॉर्म में, जिसके अंदर कंपनी के लिक्विडेशन के लिए उन्हें बोल दिया जाता है कि अब आप कंपनी का नाम रजिस्टर में से खत्म कर दें, ये कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है। फिर अब लास्ट स्टेप जो होता है इसमें फाइलिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल विद आरओसी। तो द कंपनी शैल फाइल द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल विद आरओसी ऑफ कंपनी विद इन 14 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर इन एनी सच टाइम एज फिक्स्ड बाय एनसीएलटी। अब जब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करी तो एनसीएलटी क्या करेगी, फाइनल ऑर्डर पास कर देगी कंपनी के वाउंड अप का, और फिर 14 दिनों के अंदर उस लिक्विडेटर को वो वाउंड अप का ऑर्डर रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देना होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है आईबीसी कोड 2016 के अंदर वाउंड अप का। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी यहाँ पर यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है, और यूनिट नंबर 5 ही नहीं, आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। पूरा सब्जेक्ट मैंने आपको पांचों की पांचों यूनिट वीडियोस में कवर करवा दिए हैं, सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। मे भी आप लोगों को वो सभी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। आज की वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। थैंक यू।